नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सुनील बोहरा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर धन्यवाद, आपने मौका दिया यहाँ आने का। मैं एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो के साथ। लास्ट 32 इयर्स मेरे फिल्म कैरियर को हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एंड आज पहली बार दे रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत इमोशनल है। एंड एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मुझे ये पता है कि आपको बचपन से रेडियो सुनने का शौक रहा है, जरा उन यादों में हमें ले चलिए। सर मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग रहते थे राजस्थान में जी, और राजस्थान में आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 80s। तो एक प्रोग्राम आता था आपका हवा महल। क्या बात है, रात के 9 सवा 9 बजे। जी, और उसको सुनते सुनते, उसका नरेटिव सुनते सुनते, लाइक कहीं ना कहीं आप बोलिए कि टू बी पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वाह। हो सकता है क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ, तो मैं ज़्यादा उनको इमेजिन कर पाता था। और मुझे याद है कि जब वो प्रोग्राम ख़त्म होने पर आता था, आई थिंक सो 25 मिनट्स जितना होता था, तो लगता था नेक्स्ट कब आएगा। मॉर्निंग में शुरू करते थे तो गीत माला प्रोग्राम आता था 1 घंटे का, जिसमें गाने आते थे। ओपनिंग में मुझे आज भी याद है नई पिक्चरों के गाने, लास्ट में कुछ ओल्ड सॉन्ग्स। तो चित्रलोक प्रोग्राम होता था जी, वो। चित्रलोक। तो वो सुबह सुबह सुनते थे। आई थिंक सो, अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ, 8 से लेके 9:30 आया करता था प्रोग्राम। उसके बाद पूरे दिन भी अगर आप देखें कि घर में रेडियो ऑन होता था, जैसे एक मेंबर ऑफ फैमिली है। क्या बात है। मतलब सारे काम चालू और ये हो रहा है, ऑफिस हो रहा है। और उसके बाद ये तो बहुत लेटर नई नई टेक्नोलॉजी है, बट आई पर्सनली फील कि मेरा एक कनेक्ट ऑल इंडिया रेडियो से आई थिंक सो जब मैं बहुत छोटा था तब से, और अभी भी है। क्या बात है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सुनील जी की फैमिली तकरीबन 3 पीढ़ियों से फिल्में प्रोड्यूस कर रही है और 1947-48 के ज़माने से आप लोग फिल्में बनाने के काम में हैं। तो ज़रा मुझे अपने दादाजी के बारे में बताइए, जो तकरीबन भारत की आज़ादी के ज़माने से फिल्में बना रहे थे। जी सर मेरे ग्रैंडफादर का नाम है श्रीराम बोरा जी। वो 1947 से फिल्में बना रहे हैं। तो अगर आप बोला जाए तो आर कंपनी इज़ एज ओल्ड एज द कंट्री। क्या बात है। और उनकी पहली पिक्चर थी लचक, जो गीता बाली जी उसमें एक्ट्रेस थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चली नहीं। सेकंड फिल्म उनकी थी जिसका नाम था अल हिलाल, जिसका गाना है हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने। इस्माइल आज़ाद कव्वाल की आवाज़ में जी, था। और उसके पीछे भी एक शानदार स्टोरी है कि उन्होंने 9 मिनट का वो कवाली रिकॉर्ड की थी, बट ड्यू टू बजट पूरी शूट नहीं हो पाई। अच्छा। जी, तो फिर जो लगी सिनेमा में तो बहुत चली। तो उसने सिनेमा ओनर ने कहा, बहुत जनता बहुत चिल्ला रही है, आप पूरी कवाली शूट कीजिए क्योंकि पीपल आर लविंग द कवाली। तो उन्होंने पिक्चर रिलीज़ होने के बाद वो कवाली शूट की। तो एंड में आता, रुकिए रुकिए भाई साहब, बाकी की कवाली सुन के जाइए। वाह। ये आज तक कभी हुआ नहीं जो उस पिक्चर में हुआ था। उसके बाद उनकी जर्नी, मतलब वो अलग सिनेमा बना रहे थे, जो जैसे हरक्यूलिस, अब थीफ ऑफ बगदाद, उस ज़माने में हमने 3 बार बनाई थी। पहली हमने दलजीत जी के साथ बनाई, उसके बाद दारा सिंह, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, कबीर बेदी साहब। तो पोस्ट टाइप की गोल्डन आइज, डॉक्टर शैतान, पुरस्कार, सीआईडी एजेंट, जब याद किसी की आती है। तो उनका जो फॉर्मेट था, लाइक डिसाइडिंग ऑन स्क्रिप्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब जब एक तरफ आन मिलो सजना आरियरो बना रहे थे हरक्यूलिस। अच्छा जी, और मतलब दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बेसिक स्टार सिस्टम दैट टाइम ऑल्सो। दे वर लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड थे कि उनकी कहानी ऐसी थी जो चलती थी। और आज भी मतलब लोग उनको देखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही था। तो टोटल हम लोग ने अभी तक 156 फिल्में बना ली है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहलाया एक तरह से। ये सर बड़ा या छोटे का पता नहीं, प्यार मिला और कुछ और आता नहीं है। तो फिर मेरे फादर ने फिल्में बनानी शुरू की। फर्स्ट ही स्टार्टेड एज डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उन फिल्में बनी, कुछ राजस्थानी फिल्म बनी, फिर उन पिक्चर डायरेक्ट की ऋषि कपूर साहब और जूही चावला के साथ, साजन का घर। क्या बात है। फिर उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उसके बाद मैं तो 3rd जनरेशन हूँ। तो अभी हम लोग माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म वॉज इन 1997 मिठुन दा के साथ, कालिया। अच्छा। जो फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी गई और फिर वहाँ से जर्नी चालू होती रही। क्या बात है। चूंकि बातें आपकी दादाजी की पीढ़ी से चल रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि क्यों ना अल हिलाल का जिक्र हुआ तो उसकी कव्वाली सुन ली जाए, क्योंकि हमारे सुनने वाले इस कव्वाली को बहुत पसंद करते हैं और विविध भारती से
अक्सर ही हम ये कव्वाली बजाते हैं, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल हमें तो लूट 100%। लिया मिलके हुस्न वालों ने, जी सुनते सर, हैं जी सर। भाई, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने सुन के हम पुरानी यादों में खो गए। आपका बचपन जोधपुर का है, जरा उस बचपन के बारे में बताइए कि फिल्में तो बम्बई में बन रही थी पर आप जोधपुर में क्यों थे? सर एक्चुअली मेरे मदर को लगा था कि हम लोग एक अनसर्टन लाइन में हैं, एंड उन्होंने अपने परिवार में मेरे फादर को भी देखा कि फ्लक्चुएशन बहुत होती रहती है ज़िंदगी में। तो मेरी मदर चाहती थी कि लाइक मैं फिल्म लाइन में ज्वाइन ना करूं और कोई और लाइन डिसाइड करूं। बट आपको पता है जो फिल्म लाइन का फेट होता है, फिल्म लाइन का फेट होता है, उनके सारे एफर्ट फेल हो गए एंड इवेंचुअली मैं वापस फिल्म लाइन में आ गया। बट जब मैं जोधपुर में भी था तो लाइक मैं ऐसा था कि लाइक 6 मंथ्स आई वॉज देयर, 6 महीने में बॉम्बे में था। लाइक मेरी किस्मत अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही कि बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैं रिकॉर्डिंग में जाता था वाह। और मैंने लाइव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को रिकॉर्ड करते हुए सुना है, लता जी को गाते हुए सुना है। कौन सी फिल्म की किस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी? ये फिल्म का नाम आई माइट बी मिस्टेकन, उसका नाम था फूल आहिस्ता फेंको, लाइक फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। उसके बाद ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत नहीं था, कल्याण जी आनंद जी का था। सॉरी, तो आई एम बी मिस्टेकन। तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग में गया हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ बहुत सारी प्रोसेस ऑफ, बट मैं एलपी साहब की भी रिकॉर्डिंग में गया हूँ कि मैं उस टाइम आता था तो मेरा शौक था ही जाने का शूटिंग पे, रिकॉर्डिंग में। मतलब आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट, मैं 8 साल का था तो इम्पा की मीटिंग में जाता था कि मेरे ग्रैंडफादर 13 ईयर्स तक कंटिन्यूसली इम्पा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो मैं उनकी मीटिंग में जाता। तो इसके अलावा कुछ आता भी नहीं था और अच्छा लगता भी नहीं था। फिर प्रोसेस में अगर आप देखें तो नदीम शरून साहब की म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में गया हूँ मेरे फादर के साथ, आनंद मिलिंद की उसमें गया हूँ। फिर ग्रेजुअली मुझे लगा कि म्यूज़िक इंडियन सिनेमा का एक इंटेग्रल पार्ट है, बिल्कुल और उसके बिना हिंदुस्तानी सिनेमा अधूरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कितना मज़ा आया होगा कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं जी, और लता जी को देख रहे हैं, तो ये तो सर वो एक ऐसा मोमेंट है ना कि मतलब आज की जनरेशन शायद अनफॉर्चुनेट है को नहीं देख पाएगी। लाइक आई हैव सीन दोज रिकॉर्डिंग जो राजकमल में रिकॉर्डिंग होती थी, और वो जब आप वहाँ पे साथ में आप बजा रहे हैं, लाइक ऑल पीपल, लाइक आपने बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पूरा जी। और ऑर्केस्ट्रा है। और मुझे तब से ये लगता है सर कि प्यारेलाल जी से बड़ा इंडिया के अंदर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बड़ा कोई म्यूजिक डायरेक्टर मैंने नहीं देखा। और जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ म्यूजिक, वो प्यारेलाल जी से बड़ा क्या कर सकते हैं कोई। तो मतलब जब उनको देखता था तो लगता था कि ये सब भगवान है, और आज मैं मानता हूँ कि वो लोग ही भगवान है, बिकॉज वो लोग गिफ्टेड लोग हैं। जैसे ये आप देखिए जो इंडियन सिनेमा में भी जो लोग हैं और म्यूज़िक में भी जो लोग हैं, ये गिफ्टेड हैं, ये भगवान ने ऊपर से ला के हैंड ऐसे रखे हैं, हैंड पिक करके आप आइए। आप देखिए वो सिनेमा आज एक्चुअली इंडियन सिनेमा को लोग अब ग्रेजुअली दे रहे हैं। आई थिंक सो एक कुछ पार्ट होती है, अच्छी बुरी फिल्में सबकी बनती है, एक दौर आता है जब हम खराब फिल्में बनाते हैं, एक दौर आता है अच्छी। बट ओवरऑल इंडियन सिनेमा विदाउट रिसोर्स, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ थिंग, हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है और ग्लोबली अक्लेम हो रही है। तो वक्त तो बदला है, बट बदलने के साथ बहुत आनंददायक प्रोसेस है। जैसे मुझे नहीं लगता है इंडिया में या वर्ल्ड में कोई बिजनेस इससे बेटर हो। क्या बात है। आपने बात की फूल आहिस्ता फेंको की, तो मुझे लगता है यहाँ इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, एडिट में वो कल्याण जी आनंद जी वाली बात निकाल दी जाएगी, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही संगीत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम प्रेम कहानी। जी, एग्जैक्टली। तो प्रेम कहानी, उस पिक्चर का नाम शायद प्रेम कहानी था। जी, राजेश खन्ना। जी, बातें हो रही हैं 3 पीढ़ियों से सिनेमा बनाने की। आपके दादाजी की फिल्में कितनी देखी थी आपने? सर सारी। अच्छा। और मेरा तो जो एक्सपीरियंस है कि वो काफ़ी वियर्ड भी होगा, आप सुनेंगे। क्या है कि हमारी दादाजी पिक्चरें बनाते थे उस ज़माने में, स्क्रीनिंग होती नहीं थी। हाँ। उसमें होते थे कि जैसे आज आपने स्टॉक शूट किया, और स्टॉक शूट करने के बाद लैब में जाता था, जैसे फिल्म सेंटर हो गया सब, और वो कुछ महीनों बाद वापस आते आपको दिखता था। तो मैं वो रशेस देखने जाता था स्टूडियो में, जिसमें साउंड नहीं होता था। अब मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब स्टेन बैग से भी पहले जब फिल्में कैसे एडिट होती थी, तो मैं एडिट में जाता था। और एक लिक्विड आता है, उसको सीमेंट बोलते हैं, जिससे आप रील को स्टिक करते हैं आपस में। हाँ जी। तो मुझे तो जी, तो अगर आप रील करती हैं तो मुझे उसकी खुशबू लगती थी मैजिकल। मुझे कहता था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था।
लाइक जब कैमरा का साउंड आता था और जब साउंड बंद हो गया कैमरे का, व्हेन वी स्टार्टेड इनटू के साइलेंट कैमराज, तो एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू एडजस्ट फॉर फ्यू इयर्स। मुझे पता ही नहीं चला कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे लगता था शूटिंग कैसे हो रही है अगर कैमरे का साउंड नहीं आ रहा है, बिकॉज वो कैमरे के साउंड के साथ बचपन से पैदा हुए हैं। वो सुन के एक अलग टाइप का आनंद आता था, जो अंदर एक मैगजीन घूमती थी। बिल्कुल। इट वॉज अ वेरी वेरी लवली एक्सपीरियंस। तो थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन वक्त के साथ सब चेंज हो जाता है। जब स्टेनबेक थी, फिर उसके बाद एविड आने लग गई, FCP आने लग गई, 100 नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अभी भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, याद रहती है और आनंद आता है उसको सोच के कि वो प्रोसेस भी अच्छा था, ये प्रोसेस भी अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, आपके पिताजी भी फिल्में बना रहे थे और आपने कहा कि कुछ समय तक आप राजस्थान में रहते थे, जोधपुर में रहते थे और कुछ समय तक आप मुंबई आ जाया करते थे। कितना कुछ सीखा आपने पिताजी से? सर देखिए, पिताजी और भी फैमिली मेम्बर्स फिल्म मेकिंग में थे, ग्रैंडफादर भी थे, लेकिन मेरे लिए इंस्पायर ये था कि सर हमारे घर में सिवाय फिल्मों की कोई बात ही नहीं होती। मतलब लाइक माय ग्रैंडफादर, माय फादर, माय अंकल्स, वी डोंट टॉक एनीथिंग एल्स। मतलब एक्सेप्ट सिनेमा हमारे घर में कोई बात नहीं होती। ओके। मतलब जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाती थी मेरे ग्रैंडफादर के साथ। मेरी ग्रैंड मदर को हर फिल्म मेकर का नाम पता था। गजब। और मेरी ग्रैंड मदर लाइक मुझे नहीं लगता दूसरी या तीसरी पढ़ी होगी, बट उनको यश जी से लेके बरजातिया जी से लेके सबके नाम पता थे। शी न्यू देम पर्सनली, क्योंकि ग्रैंडफादर इम्पा के प्रेसिडेंट थे, वो घर में डिनर रखते थे, वो सबको जानती थी। और मतलब शी यूज टू वॉच फिल्म फेयर मोर देन संस्कार टीवी। मतलब हाँ। और मेरी जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, जो कि मतलब मेरे ग्रैंडफादर की मदर हैं, वो भी बहुत फिल्म शौकीन थी। उस ज़माने में क्या होता था सर कि एक पिक्चर जो बॉम्बे में लगी है, वो जोधपुर में लगने में 3 साल लग जाते थे। बिल्कुल, बहुत धीरे धीरे फिल्में तो प्रदर्शित अब होती अगर थी। तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर को अगर पता चलता था कि कोई बॉम्बे में अच्छी पिक्चर आई है, तो शी यूज टू ट्रेवल 1000 किलोमीटर टू वॉच अ फिल्म। अरे बाप रे, और गजब। जी, और उनके बच्चे थे तो पिक्चर के बोलते थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने एक रुमाल के ऊपर M करके अपना नाम लिख दिया था। तो कोई बच्चा कहता था कि मुझे पिक्चर जाना है, तो उसको रुमाल देते थे, वो सिनेमा मैनेजर को देता था। एट द एंड ऑफ द मंथ वो सिनेमा ओनर वो रुमाल ला के देता था और उसके पैसे ले जाता था। अच्छा। तो हम लोग लाइक थर्ड की जगह 4th जनरेशन फिल्म मेकर्स हैं। ओके। और मतलब मेरी दादी को बहुत ज़्यादा, ग्रेट ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा फिल्मों का शौक था। हम दादी को बहुत शौक था, दादाजी को तो डेफिनेटली था ही। तो पूरे गरीब लाइक माय मदर, जो मेरे मदर हैं, वो जब आई तो वो कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो आके उन्होंने ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूशन संभाला फिल्म का। अच्छा। तो राजस्थान CI CP एज पर आर ट्रेड नॉर्म्स, तो वो संभालती थी। लाइक व्हेन फादर यूज्ड टू ट्रैवल, तो वो करती थी। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि शी डिड बेटर बिजनेस देन माय फादर इन डिस्ट्रीब्यूशन। गजब। एंड उस ज़माने में, आज तो सर आगे EP LP लाइन प्रोड्यूसर्स, उसके बाद एसोसिएट लाइन प्रोड्यूसर्स, इतनी सब टर्म्स आ गए। उस ज़माने में कुछ नहीं होता था सर, एक प्रोड्यूसर होता था और एक प्रोडक्शन मैनेजर। बिल्कुल। तो उस ज़माने में हमारे घर की लेडीज़ EP थी। लाइक हमें जैसे अगर रिसोर्सेज लेने, कपड़े लेने, वो करने, तो माई मदर यूज टू ट्रेवल, ब्रिंग देम, असेंबल करते थे। तो पारिवारिक में मतलब घर की लेडीज़ भी वो पार्ट थी ऑफ डूइंग थिंग्स। आज जैसे भी करंटली हम लोग अगर शूट कर रहे हैं कुछ, तो 135-150 लोगों की क्रू होती है। प्रोडक्शन में 13 आदमी, डायरेक्शन में 12 आदमी, मतलब इतना बड़ा सब हो जाता है उसके अंदर। उस ज़माने हमारे घर की लेडीज़ करती थी। तो हमारे घर में सिनेमैटिक एंटरप्रेन्योर लेडीज़ भी हैं, लाइक माई मदर, माई चाची, उन सबका ये काम था कि अगर हम शूट कर रहे हैं ऊटी में, तो वहाँ पे कैसे असेंबल करते हैं। बिकॉज ना तो रिसोर्सेज थे उस ज़माने में ऐसे, और नीदर वो रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। मुझे आज भी लगता है कि जो यूनिट है जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। और इस फॉर्मेट में मैंने लास्ट मेरी पिक्चर की थी शाहिद, जिसमें राजकुमार राव हीरो थे और हंसल मेहता डायरेक्टर थे। अवार्ड्स बहुत जीते इस फिल्म ने। जी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार मिला। इनफैक्ट अभी 26 फेब को 12 साल हुए, तो एक वर्सोवा सोसाइटी है, होमेज सोसाइटी, उन्होंने स्क्रीनिंग की PVR में, हाउसफुल था, पीपल वर लविंग लाइक क्रेजी। वो पिक्चर 5D कैमरे पे बनी है। मतलब वो पिक्चर का बजट था 60 लाख, जहाँ पे पूरी यूनिट स्ट्रेंथ थी 15-16 लोग, मतलब आर्टिस्ट जो जब लगे वो, और उसके अंदर बनी है। तो मैंने उस दिन भी सबको बोला, मैं कि ये केस स्टडी है ये आज के मतलब फिल्म मेकर्स के लिए, कि अगर आपको स्टोरी बोलनी है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, आपको करेज चाहिए और विजन चाहिए, आप बना लो।
और आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। आजकल तो लोग आईफोन पे पिक्चरें बना रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बना रहे हैं। वो ज़माना कहाँ है जब इतने सब चाहिए थे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक गाना सुनेंगे, फिर आगे आपकी फिल्मों की कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है। जी सर। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर? सर कोई भी एलपी साहब का गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल, सुनते हैं। जी भाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आप ज़्यादा फैन हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है सर मैं पागल हो जाता हूँ उनका गाना सुनता हूँ। लाइक अभी दलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट में उनका खुदा गवाह का गाना किया था। हाँ बिल्कुल। मतलब वो गाना आप सुने कि जब वो गाना अगर एक आप रीजनेबल छोटे स्पीकर से लेके बड़े स्पीकर कहीं पर भी सुने तो लगता है वो क्या संगीत है। मतलब आज बख्शी साहब का अगर आप सुने, मतलब क्या बात लिखते थे। लाइक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री हैव डन ग्रेट जॉब, बट कुछ आपके पर्सनल फेवरेट होते हैं। बिल्कुल मेरे होते हैं। पर्सनल फेवरेट एलपी साहब, बख्शी साहब बहुत 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 ज़्यादा हैं। मैं उनका कोई भी गाना कितनी भी बार सुन सकता हूँ और कोई भी परिस्थिति में। बिल्कुल। शुरुआती तौर पर आपने मिथुन चक्रवर्ती वाली कुछ फिल्में बनाई, जी जैसे सर। कालिया मर्द, जी सर। गंगा की कसम। कसम वगैरह। जी बाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर की बारी कैसे आई? सर, वक्त एक ऐसी चीज़ है कि जब हम लोग देखी जाए सर के क्रिएटिव के अलावा हमको एक सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग कंज्यूम करते हैं वो हमें बनाना है, नहीं तो आप इरेलेवेंट हो जाएगी कभी भी। तो जब वक्त था उन पिक्चरों का तो वो बने। जब वक्त आया शाहिद, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शैतान, माइकल, वक्रतुंड महाकाय, जो मतलब कंटेंट भी तो उसके साथ। नहीं तो क्या होता है सर कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते हो तो आप कब गेम के बाहर हो सकते हो। तो हमने हमेशा कोशिश की सर कि जिस तरह का सिनेमा पब्लिक वांट टू सी, जैसे जैसे उनका टेस्ट चेंज हो रहा है हम वैसी वैसी फिल्में बनाएं। तो मैं तो उन पिक्चरों को लेके भी बहुत प्राउड हूँ, इन पिक्चरों को लेके भी बहुत प्राउड हूँ जो अब बना रहा हूँ। कि मुझे लगता है सर कि अगर ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है टू मेक समथिंग लाइक अ स्टोरी, आप सेल्यूलॉइड पे दिखा रहे हो, उससे बड़ा कुछ मौका आदमी को मिल नहीं सकता, स्पेशली फॉर समबडी इज अ फिल्म लवर। जब अनुराग कश्यप आपके पास गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट लेके आए होंगे, तो क्या लगा था सुन के कि सर वो कभी लेकर ही नहीं आए। अच्छा जी वो कभी कोई लेकर ही नहीं है। अनुराग मेरे दोस्त हैं, वो कभी मेरे पास स्क्रिप्ट लेकर नहीं आए। इसको कोई और स्टूडियो कर रहा था प्रोड्यूस, अच्छा। एंड एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड एंड आई थिंक सो सम। और मैं मतलब डेफिनेटली अनुराग और मेरा ऑफिस बाजू में ही था, दोस्त थे तो मिलते थे हम लोग, तो चीज़ें चल रही थी तो मैं देखता रहता था कि इसका हो रहा है वासेपुर का काम, बट वी वर फ्रेंड्स तो मिलते थे। तो एक दिन उनका एक कॉल आया रात को कि यार वो स्टूडियो इज फॉल आउट हो गया मेरा और ये है ना, आई एम हियर, तो हाउ टू पुट इट टुगेदर। देन एट द आई थिंक सो रात को 11 o'clock आई केम ऑन board as a producer, अच्छा। and I think so in few hours later a studio came on board and this is how it started. तो मुझे मतलब स्क्रिप्ट आना देना वो वाला प्रोसेस था ही नहीं, सीधे। हाँ वो एक दोस्त के साथ थे बस, हो गए। और करने वाले हमेशा ऊपर होते हैं महादेव, तो उनको लगा कि हो जाएगा, बिकॉज द प्रोसेस वॉज हैपनिंग विद समबडी एल्स। आई केम ऑन द लास्ट मोमेंट बिकॉज चॉइस क्या थी सर, दोस्त ही थे तो बोला ऐसा ऐसा है, मैं कहा ठीक है करते हैं। ये स्टोरी है सर वासेपुर की। क्या बात है। लेकिन क्या आपको ये लगा था कि यहाँ से कुछ एक बदलाव आने सर वाला नहीं, है नहीं। नरेशन सर वैरेशन से? देखिए क्लोज निट इंडस्ट्री है, उसमें एक सर्कल है ना, तो ये लगा था कि ये ऐसी बनेगी। जब हंसल जी और मैं मिलते थे तो हंसल जी मेरे दोस्त मतलब बहुत सालों से हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार सुनील ये पिक्चर साथ करते हैं। तो सर मैं कभी नहीं कहता कि आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म, मैं कहता वी हैव मेड इट टुगेदर, बिकॉज प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा टर्म है। मुझे लगता है वी मेड इट टुगेदर। हंसल जी ने बोला सुनील मुझे शायद करनी है स्टोरी, तो करेगा? मैंने कहा 100%, क्योंकि दोस्त है ना सर मेरे। तो अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि मतलब आपने शाहिद बनाई, मैं कहा यार नहीं, बनाता उसको डायरेक्टर है, हम लोग साथ दे सकते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव कि इवन शाहिद इज़ अ हंसल मेहता शो। हम लोग, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि ये अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाने के लिए ये मेरे मित्रों ने मुझे चुना, रादर देन मैं उनको चुनूँ। क्या बात है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? सर उसके भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को। चीचा लेदर भी अच्छा लगता है, वो वुमनिया भी अच्छा लगता है, सारे गाने अच्छे लगते हैं। स्नेहा बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ रीसेंट टाइम। बिल्कुल। मतलब उनका भी जो साउंड क्रिएशन है मुझे बहुत करेक्ट लगता है, बहुत अलग तरह का। और इंडस्ट्री में विमेन म्यूजिक डायरेक्टर कम हुई हैं जी, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बारीकी बहुत है। मतलब उनके जो गाने हैं अगर आप उनको देखें, मतलब बट शील, मैं 100% ये मानता हूँ कि
हिंदुस्तान म्यूज़िक और हिंदुस्तान सिनेमा में उनका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल, तो सुनते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का गाना। जी सर। अनुराग कश्यप की फिल्म आपने प्रोड्यूस की है हंसल मेहता की फिल्में, और तिग्मांशु धूलिया के साथ भी आपने काम किया। ये नई पीढ़ी के ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई शक्ल दी है। इसका कितना क्रेडिट आपके पास है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक होता है ना, लाइक वर्ड्स में आप ब्लॉक नहीं कर सकते या मार्क नहीं कर सकते। क्या है, मुझे लगता है सर जीवन है, ये चलता रहता है। जो आपकी डेस्टिनी में वो मिलता रहता है, जो होता है वो ऊपर वाला करता है। बिकॉज आई पर्सनली फील सर, इवन इन लाइफ एंड इवन सिनेमा में आप कुछ भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते और ना प्लान पे चलती है। आपके लिए कोई और प्लान बनाता है, वो राइट टाइम पे आपको आके मिलते हैं, वो राइट टाइम पे चीज़ें हो जाती है। लाइक तिग्मांशु और मैं दोस्त हैं बहुत सालों के। हमने पहले एक शो किया था मोहल्ला मोहब्बत वाला करके सोनी के लिए, तो वो भी कुछ प्लान नहीं था, ऐसे ही एब्रप्ट था, सोचा हो गया। तो सर मेरी लाइफ में सब जनरली चीज़ें एब्रप्ट ही हुई है कि आज आई ओके हो जाए। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ ऐसे डिसाइड करके सोची है कि आज से 3 साल बाद ये करना है और 5 साल बाद ये करेंगे और 20 साल बाद ये करेंगे। आती है चीज़ें, और क्योंकि शौक ये है तो कहते हैं ना सर कि आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो जो आप पसंद करते हो। अगर आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो तो वो आपको पास आ जाएगी। तो मैं फिल्में मुझे बहुत पसंद है, तो फिल्में आ जाती है, कहानी आ जाती है मेरे पास। फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन होता चला जा रहा है, और अब एक तरह से इंडस्ट्री ने कॉर्पोरेट रूप ले लिया है जी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक कुछ लोग उसको डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट आने से नुकसान नहीं हुआ सर, फ़ायदा हुआ है। क्या होता है सर कि जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि हम लोग मीडिएट करके प्रोड्यूसर नहीं बने, हम लोग ग्लैडिएट करके प्रोड्यूसर बने हैं। लाइक जब हम पिक्चरें मेरे ग्रैंडफादर बनाते थे, मेरे फादर बनाते थे, इवन हमने बहुत रिस्क लिया। हमारी प्रॉपर्टीज़ बिक गई लॉसेज में, हमारी माता जी की ज्वेलरियाँ बिक जाती थी लॉसेज में। सो एक जर्नी में बहुत लॉस खाते थे, मतलब इरेस्ड हो जाते थे। इसीलिए तो इसको इनसिक्योर लाइन बोलते थे, क्योंकि हमने लॉसेस खाए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खाए हैं, हर कुछ टेन्योर के बाद खाएं। अब क्या हो गया कि अगर कॉर्पोरेट आने के बाद आपके लॉसेस जो हैं वो जीरो हो गए, क्योंकि वो अगर आपको फंड कर रहे हैं बनाने के लिए, आप क्रिएटिवली पिक्चर को बनाइए, अच्छी कीजिए, और पहले वो अपनी पैसे रिकवर करते हैं, उसके बाद जो भी होता है शेयरिंग होता है, तो डेफिनेटली आप लॉस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है। और जनरली लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार ये लोग बहुत इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इंटरफेयर। बहुत जो आदमी 100% पैसा डाल रहा है, ही हैज़ फुल राइट। मैं मेरे मित्रों को कहता हूँ आप उनकी जगह पर आ जाओ, आप डालो पूरे पैसे। मुझे तो लगता है कॉर्पोरेट आने के बाद आज हमारी स्टैंडिंग हो गई है। कॉर्पोरेट आने के बाद कैश खत्म हो गया इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट आने के बाद ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गई है। एवरीथिंग हैज़ बिकम ऑर्गेनाइज। एंड सर कुछ सेट ऑफ लोग हैं जो खफा रहते हैं कॉर्पोरेट से, बट मुझे लगता है कॉर्पोरेट आने से भला ही हुआ इंडस्ट्री का। आज हर चीज़ का, आज सर एक ज़माना था जब कुछ लिखा पढ़ी नहीं होती थी। मतलब आपने पिक्चर दे दी, मैंने आपको कैश पकड़ा दिया, आपने दे दिए, कभी चेक पकड़ा दिया। आजकल प्रॉपर आपकी ट्रांचेज होती हैं, कब पिक्चर शुरू होगी, कब साइनिंग होगी, आपकी स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है, एग्रीमेंट को टैलेंट का राइट प्रोटेक्टेड होता है, प्रोड्यूसर का राइट प्रोटेक्टेड होता है, कॉपी राइट प्रोटेक्टेड होती है, राइटर्स सब प्रोटेक्टेड होते हैं। और आई थिंक सो कॉर्पोरेट आके तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। क्रिएटिव साइड में क्या फ़र्क आया है? सर कुछ भी नहीं आया। कॉर्पोरेट क्या कहती है, इधर कन्विंस करें आप हमें या आप हमसे हो जाएं, राइट। अगर आपका कोई चीज़ पे स्ट्रॉन्ग कोई है, जैसे अभी हम लोग कुछ कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट को लेके उनको लगा ये वर्क नहीं कर रहा, तो हमने बोला किया, तो देयर वाज सीरीज ऑफ 2-3 राउंड, दे एग्रीड के ले लो। फिर बाद में दे ऑल्सो केम एंड सेड के यार अच्छा ही था वो। सर कोई ख़राब नहीं होता। मुझे लगता है कि सबसे सुंदर अगर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में है तो फिल्म इंडस्ट्री है। मतलब आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ इंडस्ट्री में नहीं हो, कोई मर्डर कभी किसी का नहीं हो गया, कुछ नहीं, ना कोई परमानेंट दुश्मनी है और ना कोई परमानेंट दोस्ती है। मतलब एवरीथिंग हैपन्स और वक्त के साथ हील भी फास्ट हो जाते हैं। हमें बगैर मलहम की ज़रूरत नहीं है। सुबह आपके मेरे कोई डिफरेंस हो, ओपिनियन हो, हम 1 साल बात नहीं करें, उसके साथ पता चलेगा साल भर बाद मैं आपके साथ ही पिक्चर बना रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये खूबसूरती है ना सर, और यही होनी चाहिए सर कि कोई परमानेंट रंजिश नहीं है,
कुछ नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज़ फेयर। और मुझे तो लगता है सर कि इससे बेस्ट इंडस्ट्री है ही नहीं। आज यूथ सोच रही है कि दे वांट टू कम इन स्टार्टअप, तो यू शुड आल्सो थिंक कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन। नाउ इट इज़ वेल पेड ऑल्सो, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और दुनिया की सबसे सुंदर इंडस्ट्री हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे लोग मतलब बोलते हैं बॉलीवुड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तान सिनेमा जो है सर, वो सबसे बेस्ट सिनेमा है। बिल्कुल। भाई तनु वेड्स मनु बिल्कुल अलग तरह का सिनेमा था और यहाँ से कंगना आ रही थी, सुभाष आ रहे थे। इस फिल्म के बनने की कहानी बताइए, क्या हुआ था? सर अगेन मैंने बोला फॉर्चुनेट, ये मेरे एक मित्र हैं शैलेश आर सिंह, उन्होंने पिक्चर प्रोड्यूस की, और मेरे एक दूसरे मित्र हैं आनंद राय, उन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट की। एंड पिक्चर उन्होंने बनाई। अगेन उस टाइम कॉर्पोरेट इतने अग्रेसिव नहीं थे, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी के साथ पिक्चर बनी। और पिक्चर बनने के बाद शायद लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उस दौर से गुजर रही थी। तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो शैलेश मिल गए, मुझे कहते हैं यार मेरी पिक्चर का कट देखो, तेरे को कैसा लगता है। तो शैलेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 4 मिनट का कट देखा, मैंने कहा ये पिक्चर को कोई रोक नहीं सकता, इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑन अर्थ। क्या बात है। तो बोले कि यार लेकिन स्टूडियो नहीं मान रहे हम्म। और कोई आगे पीछे हो रहा है। तो ऐसे लोग के मैं आता हूँ स्टूडियो, मतलब लेट मी डू द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल कम एज ए प्रेजेंटर एंड देखते हैं। और वो सर ऊपर अगर महादेव की कृपा में प्रेजेंटर आया, इमीडिएटली चीज़ें चेंज हो गई। फिर पिक्चर का टीज़र आया, वो एक्सेप्टेड हो गया। उसके बाद पिक्चर लोगों को अच्छी लग गई, वो फिर वो ब्लॉकबस्टर हो गई। तो अगेन मैंने कहा ना कि फॉर्चुनेट इनफ था फॉर द सिनेमा विच हैज़ कम इन टू माई लाइफ। इत्तेफाक से ये फिल्म आपकी तरफ आती है। जी, और मैं तो एक्चुअली पान खाने गया था, वो अच्छा। वो रास्ते मिल गया शैलेश, कहता आप तो 4 मिनट का देख ले। मैंने देखा, मैंने कहा ओके डन। और फिर इसका सेकेंड पार्ट बनाने का ख्याल भी आया? जी, सेकंड पार्ट सर आनंद जी और ये शैलेश ने बनाया, मैंने सिर्फ पहला पार्ट किया। अच्छा अच्छा। जी और पहला पार्ट भी तब किया जब वो थोड़ा मुसीबत में फंस गया था? जी, मैं भी मुसीबत में भी तो था डेफिनेटली, बट मैं तो सर वही, मुझे लगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मिलके कुछ कर लेंगे, मुझे भी इतना पता नहीं था। बट आई रियली लव दैट 4 मिनट्स, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट 4 मिनट्स आई एवर सॉ। माय फादर के, मेरे फादर के फेवरेट डायरेक्टर हैं आनंद जी। तो मेरे फादर कहते हैं कि यार ये आनंद राय देखता हूँ ना तो मुझे एक यंग राज कपूर साहब दिखते हैं इसके अंदर, वाह। तो उनके बहुत फेवरेट हैं वो। तो आपके पिताजी का कितना दखल होता है आपके काम में, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है? कितनी सलाह आप लेते हैं और कितनी वो देते हैं? सर उनकी सलाह बेसिकली एक लाइन स्टोरी सुनते हैं वो। अच्छा। हाँ, मतलब एक लाइन, और वो भी वो फोर्स नहीं करते कि मुझे सुनाओ। हम जाके बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, या अच्छी है, या बहुत अच्छी है। एक तो स्टोरी उनको वो बोलते हैं कि जो 5-4 मिनट में नहीं सुना सके तो मेरे को मत सुनो, तो 5-1 मिनट की स्टोरी सुनते हैं। उनका मेन से रहता है सर पोस्टर और ट्रेलर में। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब अभी वो कनाडा के अंदर हैं, तो कोई भी चीज़ का हम टीजर भेजते हैं, लिख के भेजते हैं बकवास। अरे बाप रे। मैंने कहा बकवास क्या, पूरा बकवास। फिर उसके नीचे लिख के भेजते हैं 15 मिनट, 15 लाइन हो गई, ये बकवास, ये बकवास, ये बकवास, या सुपर हिट। अच्छा। हाँ, तो वो उनकी एज हो गई अब 83, बट ही इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव। उनको मैं पोस्टर और पब्लिसिटी में इसलिए रखता हूँ कि सर हम लोग बाय गॉड ग्रेस डिस्ट्रीब्यूटर हमने की है बॉर्डर ब्रदर्स में 3000 फिल्में प्रोड्यूस की, 156 फिल्में, और एग्जीबिटर भी हैं। तो उनका क्या सेंस चलता है, वो कहता है कि पोस्टर और ट्रेलर आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन टू ऑडियंस है। बिल्कुल सही बात। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो पिक्चर आपकी चलना ऐसी भारी पड़ जाएगी। तो उनको मेरे को डे टू डे पोस्टर और ट्रेलर इंक्लूडिंग या इवन म्यूज़िक का उनको भयंकर शौक है। तो उनको गाने की रिकॉर्डिंग पसंद है, शूटिंग वूटिंग इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अगर गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ही डेफिनेटली वांट्स टू कम एंड लिसन, को बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह। तो सर 83 ईयर्स के हैं, उन्होंने घर में कितना 5 फुट का अपने बेड के पास स्पीकर रखा हुआ है। और मतलब वो जितने भी घंटे जग रहे हैं उसमें से 80% कंज्यूम म्यूज़िक में जाता है उनका। गजब। मतलब उनका पूरा टाइम म्यूज़िक में जाता है पूरा। और उन्होंने मतलब बुला के कहते रहते हैं, अच्छा ऑफिस से उसको बुलाओ, ये पेन ड्राइव में अब इस वाले ये गाने डलवा दो ये। और पुराने नए 24 घंटे उनके कमरे में म्यूज़िक बजती है, 24 घंटे। क्या बात है। देखिए पिताजी को म्यूजिक का इतना शौक है, पिताजी से म्यूजिक का शौक आपको कितना मिला है? सर मुझे बहुत मिला है, और पिताजी रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदी म्यूज़िक हैं। हाँ। मैं उसके आगे हूँ। मैं सर पंजाबी म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, हिंदी म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ।
मतलब मैं अंडरस्टैंड नहीं करता लिरिक्स, बट मैं तमिल तेलुगु बहुत सुनता हूँ। मैं अंडरस्टैंड ज़्यादा नहीं करता, मैं तो भोजपुरी म्यूज़िक सुनता हूँ। और लेटली अभी मेरा सर इंटरेस्ट आ गया हरियाणवी सॉन्ग्स में। वाह। तो लाइक हमारा जो टीवी है वो यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड रहता है जैसे, तो अगर आप लास्ट सीन देखेंगे तो उसमें सिर्फ गाने ही दिखेंगे आपको। क्या बात है। तो मतलब आजकल लेटेस्ट में हरियाणवी गाने सुन रहा हूँ बहुत सारे, और आजकल हरियाणवी हिप हॉप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे आ गए हैं, उनके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सुनता रहता हूँ। तो म्यूज़िक तो सर फैमिली में ही है थ्रू आउट। क्या बात है। तो अचानक हरियाणवी गानों की तरफ कैसे मुड़ गए आप? सर एक्चुअली में वहाँ के आजकल जो यूथ हैं, मतलब सम बॉयज़ 20-25 साल के लड़के हैं, वो बहुत कड़क लिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लिख रहे हैं। वॉइस क्वालिटी अच्छी है, बीट्स अच्छी है। और सर म्यूज़िक मुझे लगता है सर एक वैरायटी जितनी आएगी उतनी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सर जैसे अगर मैं, एक पिक्चर आई थी वीआईपी करके, जिसके अंदर अब्बास एक साउथ के हीरो थे और प्रभुदेवा और सिमरन, उसका म्यूज़िक था रंजीत बोरोट का और बहुत करेक्ट म्यूज़िक था। तो सर मैं बॉम्बे से फ्लाई करके गया मद्रास, वो पिक्चर थिएटर में देखने के लिए। सुबह गया, देखी और रात को आ गई। आई थिंक द फिल्म डिडंट डू वेल, बट म्यूज़िक बहुत अच्छी थी। वाह। सपने पिक्चर थी सर राजीव मेनन की, वो भी मैं देखने मद्रास गया। मतलब मैं सर मॉर्निंग के फ्लाइट लेके जाता था और रात को लेट नाइट वापस आता था, कभी कभी नेक्स्ट डे आता था, ओनली टू वॉच सिनेमा, बिकॉज उस टाइम सर ओटीटी था नहीं और डीवीडीज थे नहीं, वो सीडीज आती थी, वो भी पायरेटेड। तो मैं तो सर ऐसे ट्रैवल करता हूँ पिक्चरें देखने के लिए, गाने सुनने के लिए। डेफिनेटली नॉट कॉन्सर्ट्स के, कॉन्सर्ट के लिए मैं ट्रैवल करूँ वो नहीं कर रहा, बट पिक्चरों के गाने देखने के लिए मैंने बहुत ट्रैवल किया। क्या बात है। अच्छा, आपके परिवार ने गुजराती और राजस्थानी फिल्में भी तो बनाई हैं, उनकी चर्चा कीजिए। सर गुजराती तो हमने अराउंड 51 बने, उसमें से 48 सिल्वर जुबली हैं। जैसे हमारी पहली पिक्चर थी जिसका नाम था सोन कंसारी। तो और म्यूजिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऑल द, आप अगर डांडिया के अंदर गाने सुनेंगे आज भी सारे हमारे गाने हैं, जैसे अचको मचको, ये सब अपनी पिक्चर के गाने हैं जो मतलब ब्लॉकबस्टर थी, हमने बनाई थी। सोन कंसारी, पातली परमार, कोई ना मंडल कोई ना आते, विफरेली वागन, बैरनी आग, छेल छबीलो गुजराती, इतनी अभी तो याद है सर नाम मुझे, बट सारी ब्लॉकबस्टर थी। मतलब वो पहले शुरू हुई थी उपेंद्र त्रिवेदी जी और स्नेहलता जी के साथ बनी, फिर अरुणा जी के साथ बनी, किरण कुमार जी हीरो थे, फिर असरानी जी और अरुणा जी थी। उसके बाद मतलब वो तो पीरियड ऑफ टाइम और चेंज होते रहे। उनके ब्रदर इंद्र कुमार जी इतने बड़े फिल्म मेकर हैं अभी, ये उसमें कॉमिक रोल्स किया करते थे। अरे वाह। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, मतलब उनकी एंट्री भी तालियां बजती थी। और मेहुल कुमार जी भी उस टाइम के डायरेक्टर थे। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे, मतलब आई थिंक सो हमारा गोल्डन पीरियड वो था। और गुजरात में देन वी स्टार्टेड एग्जीबिशन लाइक सिनेमा बगर, बिकॉज गुजराती सिनेमा बम चला हमारा बहुत ज़्यादा। मतलब द सक्सेस रेट ऑफ हमारे गुजराती फिल्मों की थी बहुत सॉलिड थी। और राजस्थानी फिल्में? राजस्थानी फिल्में हमने की थी बाबा रामदेव पीर, एक मेरे वो मेरे ग्रैंडफादर की, मेरे फादर की थी माँ मने की ऊपर नहीं, मतलब वो डाउरी के ऊपर थी। वो भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म थी। ओपी व्यास एक हमारे वहाँ के लोकल म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और पिक्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और चली भी थी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त रीजनल सिनेमा की क्या स्थिति है, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा की? सर राजस्थानी वीक है, गुजराती तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पिक्चरें चल रही है एक के बाद एक दबा के। मतलब जिस रेशियो से हिंदी सिनेमा पकड़ लो उस रेशियो से मतलब बहुत अच्छी जा रही। गुजराती सिनेमा तो एकदम अभी उस पर है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में। राजस्थानी सर वीक इसलिए है कि मतलब राजस्थानी प्रोड्यूसर नहीं बचे। और क्या है कि एक पिक्चर चले, वो पहला अभी आके बोले कि यार मैं बना और वो चली 5 करोड़ गई, 10 करोड़ गई, तो फिर दूसरे मोटिवेट हो। अच्छा कुछ ऐसा सर गवर्नमेंट सपोर्ट भी ऐसा कोई है नहीं कि सब्सिडी मिले या जो गुजरात में है। और सर अगर थोड़ा गवर्नमेंट पुश करे तो आई थिंक सो रिवाइव हो सकती है और गवर्नमेंट की मदद लगेगी अगर वो करे तो। मतलब राजस्थानी अभी एट प्रेजेंट इज़ नॉट इन अ गुड शेप। जी। फिल्मों के अलावा टेलीविज़न शोज़ भी आपने किए हैं। जी सर। उनके बारे में बताइए। सर टेलीविज़न शो में किया था एक मोहल्ला मोहब्बत वाला, जी, एक तिग्मांशु धूलिया के साथ। जी सर, एक किया था सीता और गीता जो आता था एनडीटीवी इमेजिन पे। फिर एक आता था मिर्ची टॉप 20, वो आता था जूम पे। फिर जूम जो टाइम्स का चैनल है उसका पहला फिक्शन शो था क्राइम एंड बॉलीवुड,
वो किया था। उसके बाद मैं मतलब काफ़ी शो किए थे अभी जितने और याद। अब आप ओटीटी पे सक्रिय हैं? जी नहीं सर, अब करंटली अभी मैं मेरी वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। शी इज़ एन एक्ट्रेस, शाहिद में वो मेन लीड थी। उन्होंने और भी बहुत पिक्चरों में काम किया, सीरीज़ में भी काम किया, आपकी अंतरा में, और मोए रंग दे, काफ़ी टीवी शोज़ किए हैं। तो वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो शी स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस। तो दिस 2 years आई एम लाइक, पिछला साल और ये साल आई हैव डेडिकेटेड कि वॉट एवर आई कैन डू आई डू, देन अगेन उसके बाद मैं करूँगा। बट मैं ओटीटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट है। मैं टेक्निकली फोकस फिल्मों में ही करना चाहता हूँ। तो अभी आने वाली फिल्में कौन सी हैं जिन पर काम चल रहा है या जिनको आपने होल्ड पर रखा है? नहीं सर, होल्ड पे नहीं, काम 24 घंटे चलता है। अभी हम लोग एक स्टोरी है सर, जो कि इसके राइटर हैं वासीपुर के अखिलेश, उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट रेडी कर दी, फाइनल टच पे है वो इट्स कॉल्ड बादशाह बेगूसराय। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। पहले हम सोच रहे थे उसको कन्वर्ट करें इनटू सीरीज़, बट जब वो आई और उसकी स्केल आई तो मुझे लगा कि उसको फिल्म बनाना चाहिए। वो लास्ट स्टेज में है, मतलब राइटिंग के। इन नेक्स्ट 10-20 डेज वो चली जाएगी कास्टिंग में। डायरेक्टर कौन है? सर अखिलेश ही डायरेक्ट करने वाले खुद ही कर रहे हैं जो राइटर हैं? हैं जी। जी। और सर अभी उसका बाकी 2 हैं अनदर डेवलपमेंट में, लेकिन अभी उसकी एडवांस स्टेज नहीं है। अच्छा अच्छा। जी। मुझे ये बताइए कि 24 घंटे सिनेमा में ही आप सांस लेते हैं, पर सिनेमा के अलावा आपके क्या शौक हैं? कुछ भी नहीं सर। मैं तो सर, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई डोंट वॉच स्पोर्ट्स, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे दोस्त भी मुझे वो अच्छे लगते हैं जो सिनेमा की बात करें। तो टेक्निकली सर मेरी एज हो चुकी है 52 ईयर्स में। मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी ऐसा दोस्त है जिसको सिनेमा पसंद नहीं है। जी। और मुझे कुछ भी नहीं लगता सर अच्छा। मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल करना, मेरी ट्रैवल होती है जब हम लोग शूट पे जाते हैं, रैकी पे जाते हैं, वही ट्रैवल है। आई डोंट ट्रैवल आउटसाइड मुंबई अनलेस एंड अनटिल इट इज़ फॉर माई फिल्म और फॉर इट रिसर्च, फॉर इट इज़ रैकी और फॉर इट शूट और प्री प्रोडक्शन। मैं नहीं करता सर बिल्कुल भी। मैंने सुना है कि आप पोस्टर्स बहुत जमा करते हैं फिल्मों के, और इसके अलावा पुराने ज़माने की तस्वीरें और पोस्टर्स का बड़ा जी शौक सर, है। तो actually- रिकॉर्ड्स का शौक है? जी सर, रिकॉर्ड्स भी होंगी मेरे पास काफ़ी पोस्टर्स पुराने। मतलब एक्चुअली स्टार्टेड किया मैं मेरी खुद की ग्रैंडफादर की पिक्चरों का आर्काइवल कलेक्ट कर रहा था। साथ साथ में सर मेरी इंपॉर्टेंट फिल्में बहुत सारी उनको आर्काइव की, तो अभी मेरे पास लाइब्रेरी में मतलब डिजिटाइज किए हुए कुछ 3 से 3,500 ऐसे पोस्टर होंगे जो किसी ने देखे भी नहीं। वाह। और वो मैं तो सर उनकी एग्जीबिशन कब लगाएंगे आप? सर एग्जीबिशन की जगह मैं क्या करता हूँ सर कि हर साल कैलेंडर निकालता हूँ एक उसके ऊपर, और वो पूरी इंडस्ट्री में एज वेल एज डिजिटल फ्री अवेलेबल रहता है। किसी को भी ले सकता है, कोई भी लेके लगा दे। और कुछ मैं उनकी रेगुलर पोस्टिंग करता रहता हूँ ऑनलाइन पे, दैट इफ़ एनीबडी वांट्स टू प्रिजर्व इट, वो रख सकता है अपने घर पे, कि लोगों को शौक है। तो नॉट एज अ बिजनेस, एज अ हॉबी, कि यार मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले लें। अगर आपके स्टूडियो में भी अगर चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा उनकी डिजिटल कॉपी, आप रख सकते हैं आराम से। ये तो सर हमारी धरोहर है, जितनी प्रिजर्व हो जाए उतनी अच्छी है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारतीय सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्या हम कभी हॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगे या उसके मुकाबले खड़े हो पाएंगे? सर देखिए कि टक्कर की बात यह है कि टक्कर एक ऐसा इमोशन है जिसे हम कह सकते हैं, हम क्यों एक दूसरे को टक्कर दें। मैं तो सर कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता कि किसी को हमें टक्कर देनी है। बट ये कह रहा हूँ सर, आज भी सर इंडिया में बहुत सारी ऐसी सुंदर फिल्में बन रही है सर। और आज आप देखिए सत्यजीत रे को उन लोगों ने तब अप्रिशिएट किया, आज से कितने साल पहले। आज इंडियन मेकर्स को ऑस्कर भी मिल रहा है, आज इंडियन मेकर्स को गोल्डन ग्लोब भी मिल रहा है, आज इंडियन मेकर्स कांस भी जा रहे हैं। मतलब सब कुछ हो रहा है सर, और अप्रिशिएट हो रही है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ आके काम करना चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं। मुझे ये प्रोसेस लगता है सर कि मतलब आई पर्सनली फील सर कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, एंड विथ लेस रिसोर्स 5 साल 10 साल हम सब इक्वल लेवल पे काम कर रहे होंगे सर। देखिए सर, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे अभी हमारा चाइना मार्केट खुला तो आमिर सर की पिक्चर आई वहाँ पे चली। वैसे अगर हमारे मार्केट खुलने लग गए, जब मार्केट खुलता है सर तो आपको बजट अच्छे मिलते हैं, बजट अच्छे मिलते हैं तो आप क्वालिटी और एक्सपेंड कर सकते हो। आज उनका इंग्लिश का जो मार्केट है वो ग्लोबल है, हमारा ग्लोबल नहीं, बिकॉज हमारी लैंग्वेज हिंदी है।
और बट आज धीरे धीरे शुरू हो गया, 5-10 साल लगेंगे, सब एट पार होंगे सर। और उसके अंदर सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपकी अच्छी है तो अच्छी पिक्चर है, बुरी है तो बुरी है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, प्रोडक्ट एंड वो होगा उसके ऊपर डिसाइड। तो मुझे तो श्योरली लगता है सर कि हॉलीवुड हो या कोई भी यूरोपियन सिनेमा हो या कहीं का भी सिनेमा हो, सब अच्छे ही हैं सर। और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ ही रहा है, कुछ मेकर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और अभी आने वाली जनरेशन बहुत शानदार है सर। जो आज 20 साल का फिल्म मेकर है वो बहुत अच्छा सोच रहा है। आज जो 21 साल का राइटर है, 22 साल का, वो बहुत गजब सोचता है। उसकी सोच अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, उसने सिनेमा को समझा है। मतलब बेटर ट्रेन पीपल आर कमिंग इन फिल्म एवरी पासिंग डे, एंड दैट्स वेरी गुड। एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि ओटीटी के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं? कुछ नहीं सर, आनंद हुआ है बहुत ज़्यादा। ओटीटी आने से भी बेनिफिट क्या हुआ सर कि नहीं तो एक क्या टैलेंट है, एक पूल ऑफ टैलेंट है, 100 लोग हैं जिसमें 100 एक्टर है, 100 वो हैं। अब होता है फिल्में बना रही तो बैठे हैं, बैठना अच्छा नहीं रहता सर। मशीन हो या आदमी हो या टैलेंट, उसको चलना चाहिए। ओटीटी आने से आपको नई स्टोरी बोलने का मन आ गया। ओटीटी आने से सर नए, जैसे आज पिछले 2-3 साल पहले का सबसे सक्सेसफुल शो है स्कैम, उसमें हंसल मेहता जी ने प्रतीक गांधी को लॉन्च किया, ब्लॉकबस्टर शो हुआ, ही बिकेम स्टार। बट अगर उसको सिनेमा में लॉन्च करना पड़ता तो इकोनॉमिक्स डिफरेंट होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेमा में होता तो नहीं चलता, लेकिन ओटीटी ने बहुत सारे नए एक्टर दिए, बहुत नए कलाकार दिए, बहुत नए स्टोरी टेलर्स दिए, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस दिए, और दे आर ऑल्सो वेल पेड। तो क्या होता है सर कि जब कोई भी इंडस्ट्री में काम आएगा ना सर, तब टैलेंट वो ग्रूम होता जाएगा और आता जाएगा और आता जाएगा। तो ओटीटी आई थिंक सो हैज़ डन वंडर्स। उसने सेफ्टी भी दी है सर, एक सर्टेन पार्ट ऑफ बजट आपका वहाँ से आ जाता है तो यू आर सिक्योर्ड, स्टूडियो भी सिक्योर्ड है। तो सर चेन सिक्योर्ड होनी चाहिए, प्रोड्यूसर को सिक्योर कर रहा है स्टूडियो, स्टूडियो को सिक्योर कर रहा है ओटीटी। ये जब तक चेन चलती रहेगी ना सर, जब तक हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो मुझे तो लगता है सर ओटीटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया क्या। जो नए बच्चे सिनेमा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं या लिखने का ख्वाब देख रहे हैं, ख़ासतौर पर क्रिएटिव साइड के बच्चे जिनको लगता है कि वो मुंबई आए और डायरेक्टर बने या राइटर बने, उनके लिए एज ए प्रोड्यूसर आपकी क्या सलाह होगी कि क्या सही तरीका है इस वक्त? सर आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इंडस्ट्री में आने का बेस्ट टाइम है, और वो बॉम्बे आके भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, जहाँ बैठे वहाँ से सपना पूरा कर सकते हैं। क्या होता सर कि जब वो ज़माने थे जब आपको स्टॉक लाना पड़ता था, फिल्में लानी पड़ती थी, वो साउंड लाना पड़, आज की तारीख में सर टेक्नोलॉजी इतनी शानदार हो गई है कि आप एक बेसिक फ़ोन और एक बेसिक माइक के ऊपर पिक्चर बना सकते हो, और लोग बना रहे हैं। आप देखिए, लोग शॉर्ट कंटेंट, थोड़ा बड़ा कंटेंट, लॉन्ग फॉर्मेट लोग बना रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब इन थाउजेंड्स पीपल आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स इन 1000, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोला, अगर जैसे अगर कोई मेरे पास आए और बोले सर मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ और ये मेरी स्टोरी, मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लगी, तो अभी हाउ डू आई जज कि डायरेक्शन कर पाएगा। और ऐसा तो अपने पास कोई एक्सरे है नहीं। बट क्या होता है कि अगर वो खुद एक शॉर्ट कंटेंट बना दे, उसको देख के पता चल जाता है विजन आदमी का। क्योंकि सर हो सकता है कुछ दिग्गज लोग हों जो ऐसे शक्ल देख के बता दे, मेरे को तो नहीं पता चलता कि ये देख के क्या कर पाएगा। सर फ़ोन हो गए, छोटे कैमरे हो गए, उस पर आप अपनी स्टोरी बोलो, मित्रों को जो भी लिमिटेड रिसोर्स मिल रहे उसमें बनाओ, जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आ जाएगी। और अभी तो बेस्ट टाइम है इंडस्ट्री के लिए, मतलब जहाँ पर भी आप हैं हिंदुस्तान या अब्रॉड में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर पीपल यूथ टू एंटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली सुनील जी। जोधपुर को कितना याद करते हैं और कितना मिस करते हैं? सर मैं तो याद भी करता रहता हूँ, मिस तो बिल्कुल नहीं करता, मैं तो रेगुलर जाता रहता हूँ सर। मतलब हर 1.5-2 महीने में मैं जाता हूँ, और हमारी वहाँ कुल देवी का मंदिर है तो वहाँ जाता ही रहता हूँ मैं मोस्टली। मतलब साल में एटलीस्ट 7 या 8 बार जाते हैं। जोधपुरी भोजन का आनंद लेते हैं? जी, जोधपुरी भोजन का वहाँ भी आनंद लेते हैं। हमारे तो घर में बॉम्बे में भी जोधपुरी भोजन ही बनता है जी। तो क्योंकि वही सेम फ्लेवर वहाँ है, यहाँ पर है, तो मतलब उतना तो नहीं रहता खाने का, बिकॉज वी कुक द सेम फूड हियर। माता जी ने यहाँ पे कुक को ऐसे ही ट्रेन करके रखा, सेम वैसे ही बनाते हैं जो वहाँ राजस्थान में बनता था। तो वो टेस्ट मिस नहीं होता वहाँ? एग्जैक्टली सर, हम लोग राजस्थानी ना लिमिटेड रिसोर्स के खाने खाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो जो ही मिलते हैं हमारे, वही 5 सब्जियाँ हैं हमारी, 5 वो बन जाए हमारे लिए, मोर देन इनफ है। क्या बात है। अच्छा भविष्य के लिए क्या प्लानिंग की है सुनील जी?
आगे क्या करना है? सर भविष्य की प्लानिंग करने वाले महादेव हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी लाइफ में हर चीज़ ऐसी हुई है, क्या पता मैं यहाँ से निकलूँ भी, मैं गाड़ी में बैठूँ और कोई मेरा यार दोस्त को लगे कुछ करना है और वो मैं कर लूँ। तो मुझे लगता है सर कि प्रेजेंट की मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। जैसे आज मेरी डे की प्लानिंग थी कि आपसे मिलाऊँ, अब आज के बाद मेरी यहाँ से जाऊँगा, मेरी 2 प्रोडक्शन मीटिंग है वो करूँगा, ये मेरी आज की प्लानिंग है। कल की प्लानिंग ऊपर वाला करता है सर, इंसान के हाथ में नहीं है कल की प्लानिंग करना। तो और मेरी लाइफ तो डेफिनेटली सब ऐसी हुई है। बिल्कुल। रैंडम मैं कभी किसी से मिलने जाता हूँ कोई और चीज़ के लिए और पता चलता है मैं उनके साथ पिक्चर बना रहा हूँ। जब तन्नू वेड्स मन्नू रिलीज़ हुई तो राम गोपाल वर्मा जो है, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका फ़ोन आया, अरे सुनील आई सो यू प्रेजेंटेड द फिल्म। मैं कहा ये सर लेट्स मीट। मैं उनको मिलने गया और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं उनकी पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा था, नॉट अ लव स्टोरी, जो माही गिल और दीपक डोबरियल के साथ है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी लाइफ में होती है, तो मुझे तो पता नहीं मेरा भविष्य क्या है और मैं क्यों भविष्य की प्लानिंग करूँ। क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर, और same here, बहुत सर। बहुत बढ़िया बातें हुई। ये वादा कीजिए कि विविध भारती में आप और आएंगे। सर जब भी आप हुक्म करेंगे आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सर जो हमारी देश की धरोहर है उसका हम कहीं ना कहीं पार्ट है। तो व्हेनेवर आपको लगे आप बुलाइए, 24/7 आई विल बी अवेलेबल, कोई भी कैपेसिटी के अंदर। बिकॉज मुझे सर ये साउंड ही बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। जब मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, द मोमेंट आई एंटर्ड, जैसे लिखता है ना विविध भारती, सर साउंड कितना अच्छा करता है। क्या बात है। मतलब उसके अंदर एक शब्द के अंदर एक प्राइड, एक रस है सर, विविध भारती, बिल्कुल। ऑल इंडिया रेडियो। तो सर इट्स अ प्राउड मोमेंट। आप जब हुक्म करेंगे और कहीं पर भी हुक्म करेंगे इंडिया में, आपकी कोई भी वहाँ पर, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अस एंड इट विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ अस। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।